Hello friends, welcome to Study NCERT. So guys, our next topic is Election Commission. Election Commission. देखिए, हमारी कंट्री में देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? फेयर होने चाहिए एंड फ्री होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए। तो जो इलेक्शंस हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि क्या इलेक्शंस सही तरह से हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस देखती है कि इलेक्शन जो है वो क्या सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो क्या करेगी, इलेक्शंस को कंट्रोल करेगी, ठीक है, कंडक्ट करवाएगी, हर चीज सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन जो है वो पूरी जो है इलेक्शंस का सब कुछ जो है वो ध्यान में जो है रखेगी। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस, ठीक है। और ये है कि जो अब जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो क्या करता है, इलेक्शन का पूरा ध्यान रखता है। तो उसकी असिस्टेंस के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हर एक स्टेट के अंदर एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है जो स्टेट के अंदर जो है सभी इलेक्शंस का भी क्या रखता है, ध्यान रखता है, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वैसे। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है सेंट्रल लेवल के ऊपर, वो लोकल इलेक्शंस जो होते हैं कंट्री में उनका कोई इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये जो जो ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हो सकता है एक सिंगल या फिर एक मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है, एक सिंगल पर्सन हो या फिर मल्टी मेंबर भी हो सकते हैं। अब देखिए था क्या, 1989 तक तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही होता था जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। वो सिंगल पर्सन जो था इस इलेक्शन कमिश्नर में हुआ करता था। लेकिन 1989 के जनरल इलेक्शन से पहले दो पर्सन कर दिए गए इस इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि जिससे कि अब इस सिंगल पर्सन को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बट इलेक्शंस के फिर बाद इसको सिंगल कर दिया और 1993 के अंदर इसको फिर से डबल कर दिया। लेकिन अब कितने हैं हमारे पास, थ्री मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, ठीक है। तो लोग जो हैं वो क्या मानते हैं कि जो मल्टी मेंबर बॉडी होती है वो काफी सही होता है, कि मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब कि बहुत अच्छी तरह से क्या है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसके पास ज्यादा पावर होती है और जो बाकी दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके पास कम पावर होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अगर मान लीजिए मल्टी मेंबर कमीशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, तो अकाउंटेबल है इससे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ मुझे इलेक्शंस का पूरा ध्यान से देखना है। अब अकेला होगा तो हो सकता है पर्सन जो है अपनी पावर का मिसयूज भी करे, बट 3 पर्सन क्या होता है फिर चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम, तो यही होता है इसमें भी। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर दो होते हैं उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं। ये नहीं है कि इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके आगे सी नहीं लगा हुआ, तो ये इलेक्शन इनके पास इक्वल पावर नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास क्या होती है, इन दोनों के पास ही क्या होती है, इक्वल पावर्स होती हैं। नेक्स्ट जो है हम देखें तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो हमारे कैबिनेट होते हैं, उनकी हेल्प से जो है प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनकी टर्म की सिक्योरिटी रखता है, पूरी जो इनकी जो पूरा पीरियड होता है एक इलेक्शन कमीशन के तौर पे, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। 6 ईयर्स की टर्म होती है इनकी, 6 साल तक 6 साल तक जो है बने रहते हैं अपनी पोस्ट पे, अपनी पोजीशन पे। और 65 ईयर्स एज होती है इनकी, ठीक है। 65 ईयर्स की एज तक जो है इस इलेक्शन कमीशन की पोजीशन पे जो है ये रह सकते हैं, इस पोस्ट पे रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि दे कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय द प्रेसिडेंट। तो मान लीजिए कि अगर रिमूव करना भी है, अगर 6 ईयर से पहले
तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में। अब ये स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत क्यों होती है, ये इसलिए किया गया है कि एक रूलिंग पार्टी एक ऐसे सीईसी, एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव ना कर दे जो कि उन्हें फेवर करने से मजबूर कर रहा है। मतलब कि अब पार्टी जो है वो तो ये चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा जो है मतलब कि ज़्यादा वोट्स आए, तो कैसे ना कैसे करके माल प्रैक्टिसेस का यूज़ करके वो चाहते हैं कि हम इलेक्शंस को जीत लें। तो इस वजह से क्या है कि अगर कोई मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो जो है हटाना चाहते हैं, तो इस वजह से क्या है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत रखी गई है कि अगर स्पेशल मेजोरिटी आती है तो ही हम उसको हटाएंगे, वरना नहीं हटाएंगे। और अगर जो दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको जो है प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपडेशन ऑफ द वोटर लिस्ट। ठीक है, जो वोटर लिस्ट है मतलब कि उन पर्सन के नेम जो कि वोट डालेंगे, तो उनकी जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर करना, उसको अपडेट करना टाइम टू टाइम। अब कुछ पीपल होते हैं जिनके जो हो सकता है जिनकी डेथ हो गई हो, या जो नए वोटर्स भी आ जाते हैं जो 18 ईयर्स की एज जो है अटेन कर लेते हैं, तो उनका नेम भी जो वोटर लिस्ट में ऐड करना, वो सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन का। इसके साथ साथ इंश्योरेंस ऑफ एरर्स इन द वोटर लिस्ट। अब जो वोटर लिस्ट में जो एरर्स हैं उनका पूरा देखना कि एरर्स जो है नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइमिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शंस। अब इलेक्शंस की जो टाइमिंग है, कब होंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, कितने जो है फेजेस में जो है इलेक्शंस होंगे, वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन जो है ध्यान में रखता है। एंड इसके साथ साथ डिसीजंस टू एंश्योर फ्री एंड फेयर पोल, मतलब कि पूरा देखना कि किस तरह से फ्री एंड फेयर जो पोल्स हैं वो जो है कंडक्ट करवाए जाएं। ठीक है, अकॉर्ड्स रिकॉग्निजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनको सिंबल्स भी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कि कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर भी जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जब इलेक्शन कंडक्ट होने वाले होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का पूरा जो है उसके पास पावर आ जाती है कि उसका पूरा कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर्स ऑफ द ऑफिसर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं उनका ट्रांसफर करवाया जा सकता है कहीं और, या उनके ट्रांसफर को रोका भी जा सकता है, क्योंकि उस टाइम में इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास ही होती है। ठीक है, सो गाइज आई होप कि ये जो है आपको क्लियर जो है हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन।